प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरा है, खासकर लार्ज कैप्स। सुबह देखते तो परफॉर्मेंस मोस्टली ठीक ठाक था, लेकिन बाद में वही सेम पैरामीटर्स जो कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो अगर आप चेक करेंगे ना सुबह में और आफ्टरनून में, तो आपको सब में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सभी कुछ गिरा है या फिर नेगेटिव गया है, इसीलिए मार्केट फिर से गिरा है। ऑफ कोर्स आगे वीडियो में वो सारे कुछ डिस्कस करूंगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट में पैसा डूबता क्यों है, वे कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपना पैसा डुबा लेते हैं। पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करूंगा ब्रीफली। और साथ ही कल मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन को डिस्कस किया था, तो उसमें ही थोड़ा और क्लैरिटी मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि इसका कहीं गलत मतलब समझकर आप लोग गलत डिसीजन ना ले लें। ठीक है, हार्ड अर्न मनी है, कुछ भी करे तो खुद से सोच समझ कर करें। यूएस डॉलर देखना है, क्रूड देखना है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई कैसा चल रहा है, यही सब। और ये अभी कुछ समय तक चलेगा, इसीलिए बार बार बोला जल्दबाजी में ना रहें, ये सब चलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 5 साल 10 साल का भी रिटर्न्स इसके कारण बुरी तरह से हिट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिलहाल तो ये चल रहा है और कुछ और समय तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यही बता दूं कि ये किस तरह के इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है ना, या किस तरह के इन्वेस्टर्स अपना पैसा डुबा देते हैं मार्केट में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट आता है, जो सबसे बड़ा इशू आता है, वो है पैनिक सेलिंग। ठीक है, वैसे इन्वेस्टर्स जो कि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उनको कुछ जानकारी ही नहीं कि कर क्या रहे हैं ना, कहीं पे कुछ पढ़ लिया, कहीं पे कुछ सुन लिया, उसके आधार पे इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट में थोड़ा भी गिरावट आया, उनका प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा भी कम हुआ तो डर कर उन्होंने बेच दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे सोचा ही नहीं कि भाई मार्केट अगर 5, 10, 15, 20% गिर जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर ये सब बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट ना 5-10% भी गिर जाएगा, वो डर जाएगा नेचुरली ना। वह उसको एफडी करना चाहिए, एफडी सेफ है। तो एनी हाउ, तो मोस्टली इस तरह से पैसा लूज आउट करते हैं। और यहाँ पे मार्केट की गलती नहीं, मार्केट ऐसा ही काम करता है, ये हमें समझना होगा। और दूसरा है बैड इन्वेस्टमेंट। बैड इन्वेस्टमेंट क्या मतलब हुआ कि भाई घटिया क्वालिटी के आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया। जंक स्टॉक्स जो होते हैं ना, पेनी स्टॉक्स, ठीक है, हाई रिटर्न के चक्कर में किसी का सुनकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जंक स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, यहाँ भी मार्केट की गलती नहीं है कि आपका पैसा डूब गया। इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं हमेशा आप लोगों को पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में बताता हूँ। देखिए, हार्ड अर्न मनी है, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। ठीक है, खुद का इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करें, कितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इक्विटी के लिए मिनिमम 5 ईयर्स रखें। ठीक है, उससे पहले ऊपर नीचे हो तो डर कर भागे नहीं। और वहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि भाई क्वालिटी अच्छा रखें। घटिया क्वालिटी रखेंगे तब तो समय के साथ आपका पैसा डूबता जाएगा ना। पेनी स्टॉक्स जहाँ की कोई फंडामेंटल है ही नहीं, तो क्वालिटी अच्छा रखें और पड़े रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब हुआ मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 5 to 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है तो सेम स्टॉक में ही रखें। अगर गलती से कोई घटिया स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया जो गिरा जा रहा है 50%, 60%, 70%, होता है ऐसा, तो आप बेच कर निकले, दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का मतलब ये नहीं कि कोई घटिया भी इन्वेस्टमेंट है तो उसमें टिके रहे। ठीक है, तो अगर कोई घटिया है तो उसको बेच कर निकलेंगे, दूसरी जगह अपना पैसा निकालें, इन्वेस्ट करेंगे ताकि वहाँ से अच्छा रिटर्न जनरेट करें। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा बाय सेल नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तभी सेल करें। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें और उसको छोड़ दें, पड़े रहें। लेकिन हाँ, स्टॉक्स में आप फंड मैनेजर खुद हैं तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम कुछ दिखता है तो ऑफकोर्स चेंजेस करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस करना चाहिए, जितना कम चेंज करेंगे उतना अच्छा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने के दौरान ही, उसी समय ही आप ध्यान रखें कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें ताकि वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस करने की नौबत ना आए। क्योंकि चेंजेस करना किसी भी पोर्टफोलियो में, इनफैक्ट ज़्यादा चेंजेस करना किसी भी पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है।
यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है और थोड़ा मार्केट नॉलेज की ज़रूरत है। अगर ये सब नहीं है तो आइडियली हमें इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। 5, 10, 15, 20% का गिरावट कोई बड़ी बात नहीं हो। यहाँ पे इक्विटी मार्केट में ऐसा अक्सर होता रहता है। 5-10% तो कभी भी गिर जाएगा, ठीक है, और 15-20% भी गिरता है। और कभी कभी अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो इवन 30-40% भी गिरता है। लेकिन हाँ, गिरने के बाद ये वापस भी आता है और अच्छा खासा रिटर्न भी आता है। लेकिन उस रिटर्न को एंजॉय करने के लिए या उसका एडवांटेज लेने के लिए आपको पड़े रहना होगा मार्केट में और क्वालिटी अच्छा रखना होगा। नहीं तो फिर आप बेच देंगे, आपको लॉस होगा और फिर आप बोलेंगे मार्केट ख़राब है, ये ख़राब हो। कोई फ़ायदा बोलने से नहीं हुआ ना, आपका तो लॉस हो गया। तो सोच समझ कर। कल मैंने लमसम बोला था, तो देखिए लमसम में मैं ये फिर से रिपीट कर दूं कि भाई मैं लमसम कैसे कर रहा हूं इस तरह के मार्केट में कि फ्यू ट्रांचेज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं ना कैसे चल रहा है। भाई ये वॉर है, ये भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन मार्केट गिर गया उसके बाद लगातार ऊपर जाएगा, ये भी कई बार गिरेगा, ठीक है। ये आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। इसीलिए अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, बड़ा पैसा है, SIP हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। एक तो पूरा मैं SIP एक्सप्लेन करता हूँ ना, आप लोग कमेंट में लिख देते हैं SIP करना चाहिए क्या। पूरे वीडियो में ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई SIP एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी मार्केट कंडीशन में हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। फिर भी इस वीडियो में भी कोई ना कोई कमेंट आ जाएगा कि SIP स्टार्ट कर दूँ क्या, कि आपका पैसा, डिसीजन आपका है। लेकिन हाँ, अगर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बोला जाए, एजुकेशनल पर्पज़ से, तो SIP एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, प्रोवाइडेड आप कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें तब। अगर नहीं तब तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इस तरह से देखें, म्यूचुअल फंड्स में अगर आपके पास बड़ा पैसा है ना, बहुत बड़ा पैसा आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सही नहीं होगा इस तरह के मार्केट कंडीशन में ना। 6 मंथ्स का STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, कई बार मैंने आप लोगों को बताया। बड़ा पैसा है तो STP और छोटा छोटा SIP चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉक्स में भी एक साथ बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का फिलहाल मतलब नहीं बनता है। देख रहे हैं ना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता फिर गिर जाता। अभी चलेगा कुछ समय तक, ये वॉर तुरंत बंद नहीं होने जा रहा। फिलहाल तो यही लग रहा है। आराम से 4-5 ट्रांचेज में थोड़ा थोड़ा, जब अच्छा खासा आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक, मार्केट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है स्टॉक में, आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर नज़र रखें। अगर उसमें अच्छा खासा गिरावट आपको देखने को मिल रहा है तब उसमें धीरे धीरे अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे। जैसे मैंने आज मार्केट गिरा, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है या जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, जिसमें एक्सपोजर बढ़ाना चाहता हूँ, कोई खास गिरावट नहीं आया। गिरा है लेकिन बड़ा गिरावट नहीं आया, तो क्यों इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट गिर गया तो डेली इन्वेस्ट करना है, जी नहीं। जहाँ आपको इन्वेस्ट करना है सोच समझ कर वहाँ पे पैसा डालें, थोड़ा थोड़ा डालें, अभी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही पूरा मौका चला जाएगा। और यानी हड़बड़ा कर इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होता है। वैल्यूएशन में भी एक क्लैरिटी दूंगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पहले के मुकाबले इंडिया में वैल्यूएशन कम हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी जगह। लेकिन जो FIIs होते हैं ना, वो सिर्फ इंडिया का वैल्यूएशन नहीं देखेंगे, वो दूसरे मार्केट्स का भी वैल्यूएशन देखेंगे, दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट का, और वहाँ पे देखेंगे किसका वैल्यूएशन कम है और रिटर्न ज़्यादा आने के चांसेस है। तो वैसे देखेंगे तो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले अभी भी हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा है, पहले से कमा है, ठीक है, रिलेटिवली, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। US का तो हमसे ऑफकोर्स ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो हमारा वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है। तो इसीलिए FIIs शायद शॉर्ट टर्म में, और अभी तो ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, FIIs नियर फ्यूचर में तो नहीं लग रहा है कि आएंगे इस तरह के प्रॉब्लम में, लेकिन बाद में ऑफकोर्स जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव करेगा, ये सब जो प्रॉब्लम्स है कम होंगे तो फिर आएंगे। बट हाँ, नियर फ्यूचर में तो नहीं लग रहा है कि वहाँ से कोई पॉजिटिविटी आएगा। अब देखिए एक और बड़ा न्यूज़ जो सुनने में आ रहा है, ठीक है, कि वो ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस बिछा रहा है, ठीक है, समुद्र में। तो माइंस है तो ऑफकोर्स कोई भी वहाँ से जहाज़ क्रॉस नहीं कर सकता है ना, वहाँ पे विस्फोट हो सकता है। तो ये जो माइंस लग रहा है, अगर बोला जा रहा है कि थोड़े बहुत माइंस लग चुके हैं और भी ज़्यादा लगाने की कोशिश की जा रही है, तो ये अलग हेडेक है। अगर थोड़ा बहुत माइंस लगा तब तो ठीक है, फ्यू वीक्स में उसको निकाल दिया जाएगा, निकाला जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा माइंस लगा दिया गया वहाँ पे तो उसको हटाने में महीनों लग जाते हैं। तो लेट्स सी, प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वॉर बंद भी हो जाएगा, पता चला पूरा माइंस लगा दिया तो उसको हटाने में ही टाइम लग जाएगा, तब तक सब कुछ बंद। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा अभी, तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए आइडियली हमें, ठीक है। आराम से, इन्वेस्टमेंट है तो बहुत अच्छी बात है भाई, लॉन्ग टर्म का है, और धीरे धीरे, जल्दबाजी ना करें। इंडियन गवर्नमेंट का अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो गैस सप्लाईज है, ठीक है, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम मैंने कल भी बताया था, वो तो प्रॉब्लम होगा। क्रूड ऑयल का ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गैस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जा रहा है हाउस होल्ड्स को, सीएनजी व्हीकल्स को और एलपीजी प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे मोस्टली जैसे हम लोग गैस लेते हैं ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसको इस तरह से देखें, क्योंकि गैस है यहाँ पे लेकिन हाँ लिमिटेड है। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि भाई किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ दिया जाए। जैसे पेट्रोकेमिकल यूनिट्स हो गया, पावर प्लांट हो गया या कॉमर्शियल यूज़ हो गया, वहाँ पे थोड़ा कम दिया जाएगा, ज़्यादा इसके लिए रखा जाएगा। तो मोस्टली हम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ दिन का डिले है, एक बार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं से गैस खरीदे ना, मिडिल ईस्ट से दूसरी जगह से भी गैस आ सकता है, आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो बस उस टाइम पीरियड को हमें निकालना है, ठीक है। उस टाइम पीरियड को हम निकाल लोगे, फिर से वो दूसरी जगह से गैस आने लगेगा, हमारा काम चलने लगेगा। क्योंकि इंडिया के पास पैसा तो ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम खरीद सकते हैं, या कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदे लेकिन आने में टाइम लगता है ना। जैसे यूएस से मैंने बताया था अबाउट 45 डेज़ के आसपास लग जाएगा आने में, जबकि मिडिल ईस्ट से वो 7 दिन के अंदर ही आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये हमें मैनेज करना पड़ेगा। और कतर से हमारा अबाउट 30% नेचुरल गैस आता था, ठीक है, और वो तो अब पूरा का पूरा बंद हो गया ना। वो जो उनका एलएनजी एक्सपोर्ट फैसिलिटी है उसको ही बंद कर दिया, ठीक है। तो ये कंजम्पशन का 30% आप समझ सकते हैं कितना बड़ा। तो मिडिल ईस्ट बंद होने से वो जो रूट है हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ सारे इंडस्ट्री को ही प्रॉब्लम होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एविएशन प्रॉब्लम होगा, फर्टिलाइज़र प्लांट्स है, पेंट कंपनीज़ हैं, फार्मा, क्योंकि वो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, फार्मा बहुत सारा सामान इम्पोर्ट पे उनका डिपेंड करता है। तो इंपोर्ट ऑफ कोर्स हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटो पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, उसका कंपोनेंट प्रॉब्लम होगा, कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको प्रॉब्लम, अगर ये लंबा चला तो पूरे इकनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखें ना, तो अबाउट 74 डेज़ बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगेन 74 डेज़ प्रॉब्लम नहीं होगा तो उसके बाद तो भाई पूरे दुनिया से हम तेल मंगा लेंगे ना। तो क्रूड ऑयल में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एक तो होता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ना अंडरग्राउंड तेल को सेव करके रखती है इसी तरह के हालात के लिए। एक तो वो हो गया, वो तो कुछ ही दिनों का है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, जैसे IOCL हो गया, BPCL, HPCL, ये लोग भी खुद का स्टोरेज फैसिलिटी रखती हैं और रिफाइनरीज के पास, और साथ ही पोर्ट्स पे भी काफ़ी सारा तेल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब मिलाकर बोला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्रूड ऑयल में तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। सही बात है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट झेलेगा, मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो झेलेंगे। तो क्रूड ऑयल बोला जा रहा है ऐसा कि अबाउट $130 तक भी चला जाएगा, तो शायद हमारे यहाँ प्राइस नहीं बढ़ा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गैस देखें तो वहाँ तो प्रॉब्लम है, कल भी मैंने बताया था ना, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का स्टोरेज नहीं है। गैस का स्टोरेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत पैसा लगता है और बहुत डिफ़िकल्ट भी है। बट हाँ, अब तो लगता है कि गवर्नमेंट शायद आने वाले सालों में गैस का भी स्टोरेज करना शुरू करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हमारा जस्ट इन टाइम होता है ना सप्लाई, तुरंत खरीदा, यूज़ किया, फिर खरीदा, फिर यूज़ किया, इस तरह से। और अबाउट 50% हम इम्पोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, तो दिक्कत है। और ज़्यादातर तो वही मिडिल ईस्ट से आता था ना। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट यही कोशिश करेगा कि ये जो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है ना, उसको बहुत ज़्यादा जहाँ ज़रूरी है उसको दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक इसको चलाया जाए। और उसके बाद ऑफकोर्स दूसरी जगह से लाइक यूएस से हमारे यहाँ गैस आ जाएगा, टाइम लगेगा, तो बस उस टाइम को हमें मैनेज करना है और उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में प्रॉब्लम नहीं होगा। बट लेट्स होप कि भाई ये जो वॉर चल रहा है वही बंद हो जाए, क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ेगा ना प्रॉब्लम पूरे इकनॉमी में आएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा, जीडीपी का जो नंबर्स है वो गिर जाएगा, कंपनीज़ का अर्निंग ग्रोथ गिर जाएगा, पूरे इकनॉमी में प्रॉब्लम। और सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, चाइना में भी उसी रूट से ज़्यादातर आता है तेल गैस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सभी में तो वहीं से आ रहा है ना, सभी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उसी तरह से यूएस, यूरोप में भी प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई गैस का प्राइस ऊपर जा रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, सारे इकनॉमीज़ में प्रॉब्लम आएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो डोनाल्ड ट्रंप को खुद आएगा, उनका इलेक्शंस है नवंबर में। इस तरह का अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर रहा, इन्फ्लेशन ऊपर चला गया, तो इंटरेस्ट रेट कट छोड़िए कहीं बढ़ाना ना पड़ जाए यूएस में, ठीक है। और जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही बोल कर आए हैं ना, प्रेसिडेंट बने कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखूंगा, बिल्कुल कम कर दूंगा, यहाँ तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। कौन वोट देगा उनको? तो प्रॉब्लम्स बहुत है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो वो भी मतलब सबसे ज़्यादा जो बंदा एफर्ट लगाएगा कि भाई एनर्जी प्राइसेस ऊपर ना जाए, वो डोनाल्ड ट्रंप है। कर पाते हैं कि नहीं ये देखना होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ये वॉर जितनी जल्दी खत्म हो सबके लिए अच्छा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।